नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता ही है कि जनवरी 2024 में आपका CTET का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो उसके लिए हमने EVS की एक थ्योरी प्लस प्रैक्टिस क्लास चलाई हुई है, जिसकी ऑलरेडी हम YouTube पर 6 क्लासेस यानी कि 6 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं क्लास नंबर 7। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हमारा ये चैनल सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आगे आने वाले समय में बहुत ही आपको हेल्प करेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास का पहला टॉपिक है नृत्य, डांस। फ्रेंड्स, कल भी हमने जो अपलोड की थी क्लास नंबर 6, वो थोड़ा टाइम कम होने की वजह से थोड़ी छोटी ही क्लास बन पाई थी, तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी ठीक रहेगी, बड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है नृत्य यानी कि डांस। देख लेते हैं कौन कौन से डांस दिए गए हैं। यहाँ दिया गया है यक्षगान। ये यक्ष ज्ञान लिखा गया है फ्रेंड्स, ये यक्षगान है। ये कहाँ का डांस है? ये है आपका कर्नाटक का, ठीक है। दूसरा दिया गया है भरतनाट्यम। ये आपका होता है, भरतनाट्यम होता है आपका तमिलनाडु का, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आपके शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि 8 होते हैं। बिहू दिया गया है आपका असम का, ठीक है। और कुचिपुड़ी दिया गया है आपका आंध्र प्रदेश का। याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार बार अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चंस पहले ही पूछे जा चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। ओके, उसके बाद दिया गया है आपका घूमर, जो कि कहाँ का नृत्य है? राजस्थान का। फ्रेंड्स, ये जो घूमर दिया गया है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये लोक नृत्य है, ठीक है। इसी के साथ इसको दे दिया है इन्होंने, कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट है, याद रख लेंगे। लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ये भी शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है, ठीक है। ऐसे ही केरल का क्या है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली, ठीक है, ये ठीक दिया हुआ है। और उत्तर प्रदेश का है होता है कथक, ठीक है। ये आप याद रखेंगे अच्छे से। इसके अलावा और भी जैसे जैसे कि उड़िया आपको दिया गया है, उड़िया, ठीक है। उड़िया नाम से ही पता चल रहा है, तो ये कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का, ठीक है। एक होता है मणिपुरी, मणिपुरी, ये कहाँ का हो जाएगा? ये मणिपुर का हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनको याद कर लेंगे। ये टोटल 8 होते हैं और मेरे ख्याल से 7 तो इसमें ऑलरेडी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश का, केरल का, उड़ीसा का, मणिपुरी का 4, आंध्र प्रदेश का 5, और पीछे देख लेते हैं पीछे क्या दिया, कितने दिए गए हैं। पीछे तमिलनाडु का और आपका तमिलनाडु दिया गया है 6, और इससे अलग हम आपको बता देते हैं। इससे अलग आपका होता है एक असम का। असम का होता है, उसको बोलते हैं सत्रिया। सत्रिया ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि असम का होता है, ठीक है। तो टोटल इस प्रकार 8 होते हैं। चलिए देख लेते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन भी दिया गया आगे। इस टॉपिक में इंक्लूड नहीं किया गया है कि शास्त्रीय नृत्य लिखना है या फिर लोक नृत्य, बस कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य दिए गए हैं और उनका सामने राज्य दिया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट है वही इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो आप बस केवल राज्य और नृत्य को याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए।
बताइए सही युग्म कौन सा है? कथक कर्नाटक। कथक कर्नाटक का है? कथक तो कर्नाटक का नहीं है। बताइए कहाँ का है कथक? कथक हमारा जो नृत्य है वो है उत्तर प्रदेश का, यूपी यानी कि। तो ये गलत हो जाएगा। तमिलनाडु लावनी। तमिलनाडु का लावनी है क्या? नहीं। लावनी कहाँ का है? लावनी है आपका महाराष्ट्र का। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही चुनना है हमको। असम का लिखा है बुझिया, ये भी गलत है। असम का नहीं होता है बुझिया। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे बुझिया कहाँ का होता है। चलिए, नंबर 4 पे दिया है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ये फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी बताया था हमने आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी पिछली ही स्लाइड में। तो हमें सही युग्म चुनना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा 4, यानी कि आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए लिखा है फ्रेंड्स, ऑलरेडी 6 क्वेश्चन हम कल कर चुके थे और वही वाली ये क्लास है जो कि बीच में हमने ड्रॉप करनी पड़ी थी, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 इस पर लिखा है हमने। चलिए, तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यदि सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि इससे होने वाले बेनिफिट का फ़ायदा आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके। चलिए देख लेते हैं आगे। हमारा टॉपिक दिया गया है पोषक तत्व, यानी कि न्यूट्रिएंट्स। चलिए देख लेते हैं। मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यानी कि वसा, विटामिन, खनिज लवण, ठीक है, एवं जल आदि होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, आपने बायोलॉजी में पढ़ रखे होंगे, तीनों टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। उसके अलावा विटामिन, ठीक है, खनिज लवण और जल, ये पोषक तत्व होते हैं मुख्य। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है। जब प्रोटीन की जांच करते हैं तो खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाता है? बैंगनी रंग का हो जाता है। उसमें कॉपर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा का प्रयोग होता है। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ठीक है, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 तथा कास्टिक सोडा का प्रयोग उसमें करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है इसमें। विभिन्न पोषक तत्वों की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत तथा कमी से होने वाले रोग। तो इसमें बताया गया है कि जो पोषक तत्व हैं अलग अलग जो अभी बताए गए हैं ऊपर, कार्बोहाइड्रेट, वसा वगैरह, ये सब ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, और इनकी कमी से कौन कौन से रोग हमें हो जाते हैं, ये बताया गया। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं आगे। तत्व, पोषक तत्व, प्रोटीन। सबसे पहले प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया गया है। सोर्स यानी कि स्रोत क्या है इसका, कहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है? फ्रेंड्स, प्रोटीन मिलता है हमें सोयाबीन से सर्वाधिक, 42% प्रोटीन हमें मिलता है। उसके अलावा अंडा, मछली, सोयाबीन हमने आपको बताया अभी, राजमा, दाल, ठीक है, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ठीक, कमी से हानियाँ। इसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से शरीर में क्या नुकसान होता है? शरीर एवं मांसपेशियों का कमज़ोर होना। जो हमारा शरीर है वो कमज़ोर हो जाएगा और मांसपेशियाँ उसकी कमज़ोर हो जाएंगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी। जो शरीर में कोई बीमारी होती है तो उससे बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है शरीर की कम हो जाती है, मतलब जल्दी इंसान बीमार पड़ जाता है यदि प्रोटीन की कमी होगी। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें दाल खानी चाहिए सर्वाधिक, सोयाबीन खाना चाहिए, अंडा, मछली खाना चाहिए, ठीक है, राजमा भी दाल ही होती है एक तरह की। ये सब चीज़ें हमें प्रोटीन की पूर्ति के लिए खानी चाहिए, अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए इनको। आगे देख लेते हैं। अब दूसरा पोषक तत्व बताया गया है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसका क्या सोर्स है? कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है अनाज से, आलू से, शकरकंद से, पपीता से, इन सब चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। कमी से हानियाँ। यदि कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो क्या नुकसान होता है हमारे शरीर को? शरीर के तापक्रम, ऊष्मा में कमी हो जाती है, जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, ठीक है, एनर्जी कम मिलती है, कम हो जाती है शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होने से। शरीर कमज़ोर हो जाता है और त्वचा में
झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है, देखा होगा हमने आपने, जैसे त्वचा मुड़ी मुड़ी सी हो जाती है, इस तरह से हो जाती हैं, झुर्रियाँ हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पोषक तत्व देख लेते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है फ्रेंड्स पोषक तत्व वसा, यानी कि फैट। फैट समझते हैं, तेल घी, इनको फैट बोलते हैं। तो इसका सोर्स क्या है? अंडा, मछली, मांस, मूंगफली एवं सभी प्रकार के तेल। ठीक है, सभी प्रकार के तेल से हमें फ़ैट मिलता है, मूंगफली से मिलता है, मांस, मछली और अंडे से हमें वसा मिलती है, यानी कि फ़ैट मिलती है। कमी से हानियाँ, इसकी कमी से क्या हो जाती है? त्वचा की चमक कम हो जाती है और त्वचा रूखी हो जाती है, यानी कि खुश्की हो जाना। त्वचा क्या हो जाएगी? रूखी हो जाएगी, वाइट वाइट कलर की हो जाती है, सूख जाती है त्वचा। शारीरिक वृद्धि रुक जाना, और हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, फैट की कमी से। तो फैट की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या ले सकते हैं? अंडा खा सकते हैं। ठीक है, मछली खा सकते हैं, मांस खा सकते हैं, मूंगफली अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, और तेल ले सकते हैं सभी प्रकार के। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला पोषक पोषक तत्व दिया आपका विटामिन ए। विटामिन ए भी आपने पढ़ रखे होंगे। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है? रेटिनोल। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और रेटिनोल यानी विटामिन ए का सोर्स क्या है? गाजर, मछली, अंडा, हरी सब्जियां और दूध। इन सब से हमें विटामिन ए मिलता है। कमी से हानियाँ, आँखों में रतौंधी का रोग होना। रतौंधी का रोग हो जाता है हमें विटामिन ए की कमी से। मतलब क्या होता है? रात में कम दिखाई देने लगता है बहुत। ठीक है, और संक्रमण भी हमें हो जाता है, इसमें नहीं लिखा है, आप याद रखेंगे, हमने आपको बता दिया है। विटामिन ए की कमी से संक्रमण का खतरा भी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, विटामिन बी। विटामिन बी के बारे में बताया गया है। स्रोत क्या है इसका? छिलकेदार अनाज, ठीक है, दाल आदि। जो अनाज होता है छिलकेदार और दाल, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन बी मिलता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी। कमी से हानि है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, आप हमें बताएंगे विटामिन बी का साइंटिफिक नाम क्या है। ठीक है, बताइए फ्रेंड्स, विटामिन बी को का साइंटिफिक नाम क्या है? क्या बोलते हैं विटामिन बी को? कमेंट कीजिए, किसी को पता है तो फटाफट, तब तक हम लिख देते हैं। ये लिख दिया है फ्रेंड्स हमने विटामिन बी का साइंटिफिक नाम। किसी को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नोट कर लेंगे, राइबोफ्लेविन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी हमें दिया गया है ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, खट्टे फल। खट्टे फलों से हमें विटामिन सी की पूर्ति होती है, जैसे कि संतरा, नींबू, आंवला आदि। ठीक है, और कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? स्कर्वी का रोग हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्कर्वी ये मसूड़ों की एक बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से शरीर में स्कर्वी का रोग हो जाता है। ठीक है, और विटामिन सी का साइंटिफिक नाम क्या बता देंगे? बताया तो कमेंट कीजिए फटाफट, क्या हो जाता है विटामिन सी का साइंटिफिक नाम? बताइए, तब तक लिख देते हैं हम एस कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी का साइंटिफिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया है आपका विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी का सोर्स क्या है? सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। दूध, दही, मक्खन और अंडा और मछली से हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और इस विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? शरीर की हड्डियों का कमज़ोर या विकृत हो जाना। ठीक है, शरीर की हड्डियों का कमज़ोर या विकृत हो जाना। क्लियर है? आपने पढ़ भी रखा होगा। तो क्या हो जाता है इसमें? शरीर की हड्डियों का कमज़ोर या विकृत हो जाना, यानी कि इसको सूखा रोग भी बोलते हैं। इसको सूखा रोग भी बोलते हैं, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस को बोलते हैं। यह एक हड्डियों की बीमारी होती है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धों में हो जाती है। ठीक है,
चलिए विटामिन ई देख लेते हैं। विटामिन ई स्रोत क्या है इसका, कहाँ से हमें विटामिन ई मिलता है? अंकुरित अनाज। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, अनाज को हम भिगो देते हैं और कपड़े में बांध देते हैं तो नेक्स्ट डे अंकुरित हो जाता है, उसमें से छोटे छोटे अंकुर निकल जाते हैं। इसके अलावा फल फल सब्जी, घी, तेल, दूध आदि से हमें विटामिन ए मिलता है। मोस्टली जो मेन चीज़ है अनाज है विटामिन ए के लिए, अनाज से हमें विटामिन ए मिलता है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी आती है? स्त्रियों में बंध्यता रोग यानी कि फीमेल इनफर्टिलिटी। इससे आप इजीली समझ लेंगे, फीमेल इनफर्टिलिटी की समस्या आ सकती है विटामिन ई की कमी यदि शरीर में है तो। ठीक है, अब इसके बाद एक विटामिन और बचता है, वो हो गया विटामिन के। उसे भी देख लेते हैं। विटामिन के का सोर्स क्या है? स्रोत है इसका बंद गोभी, टमाटर, मटर, पनीर, सोयाबीन आदि। और इसकी कमी से कौन सी समस्या हो जाती है, कौन सी हानि है कमी से? रक्त का थक्का न जमने की क्षमता में कमी आना। ठीक है, यदि विटामिन के की कमी हो जाती है शरीर में तो रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कहीं हमें चोट लग जाती है, ब्लड निकलता है तो रक्त का थक्का जमने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम देख लेते हैं क्या दिया गया है इसमें। भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए ध्यान रखने वाली बातें। भोजन में पोषक तत्व यदि बनाए रखने के लिए कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए? हमारे ये सब कुछ जो पोषक तत्व होते हैं ये हमारे भोजन के अंदर ही होते हैं, तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह से इनको भोजन को खाना चाहिए, वो सब इसमें प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं। तो देख लेते हैं कैसे कैसे पॉइंट हैं इसके। फलों और सब्जियों को काटने से पहले ही धोना चाहिए। ध्यान रखेंगे, फलों और सब्जियों को ये नहीं है कि काटने के बाद धो रहे हो, उससे क्या होता है उसके बहुत सारे विटामिन, ये प्रोटीन, पोषक तत्व निकल जाते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं। इसलिए काटने से पहले ही धोना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया? चावल तथा अनाज को उसी पानी में पकाना चाहिए जिसमें उन्हें भिगोया गया है। ऐसा भी इसलिए करते हैं कि चावल जो या फिर जो अनाज होता है उसके कुछ पोषक तत्व पानी के साथ बह जाते हैं, इसलिए उसी पानी में उसे पकाना चाहिए जिसमें उन्हें भिगोया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। सब्जियों को बहुत छोटे टुकड़ों में नहीं काटना चाहिए, ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में सब्जियों को नहीं काटना चाहिए। इसके अलावा डेयरी उत्पादों को प्रकाश से दूर रखना चाहिए। जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, दूध से बनी चीज़ें होती हैं, उनको सूर्य के प्रकाश से दूर रखना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता मनुष्यों में कम मात्रा में होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो उनकी आवश्यकता मनुष्यों में कम मात्रा में होती है, मनुष्य को ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में उनकी ज़रूरत होती है सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं। ठीक है, अब इसी थ्योरी के ऊपर डिपेंड एक क्वेश्चन हमने लिया गया है, देख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि इसी स्लाइड पे क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8, राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को शाम पठ पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हों। आपको ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए फटाफट। किसी को पता है तो फ्रेंड्स राइट आंसर फटाफट कमेंट करते रहिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10 सेकंड का आपको टाइम दे देते हैं, बताइए। राधा को क्या हो रहा है? शाम पठ यानी कि ब्लैक बोर्ड पे पढ़ने में उसे दिक्कत हो रही है। ठीक है, यानी आँख से उसे देखने में दिक्कत हो रही है, तो उसे कौन से विटामिन की इसको कमी हो सकती है? तो फ्रेंड्स आपको याद है, हमने आपको बताया था यदि विटामिन ए की कमी है शरीर में तो रतौंधी, ठीक है, रतौंधी हो सकती है।
देखने में प्रॉब्लम समस्या आ सकती है। तो विटामिन ए कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर 2 पे विटामिन ए लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विटामिन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए क्या क्या उसको खाना होगा? गाजर खानी होगी, ठीक है, अंडा खाना होगा, ये सब चीज़ें जो बताई गई थी वो उसको खानी होंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए क्वेश्चन नंबर 9, खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फलों और सब्जियों को काटने के बाद धोना चाहिए। फ्रेंड्स ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि फलों और सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। भोजन को अधिक देर तक पकाना चाहिए, ये भी गलत है। यदि भोजन को ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो भोजन का क्या हो जाएगा? उसके सारे न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। चावल और अनाज को ढेर सारा पानी में धोना, पॉइंट नंबर 4 भी देख लेते हैं। चावल तथा अनाज को उसी पानी में पकाना जिसमें उन्हें भिगोया गया है। तो ये ढेर सारा पानी में धोना ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताया था ना हमने कि चावल और अनाज को उसी में पकाना चाहिए इस पानी में जिसमें उनको भिगोया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पॉइंट नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। सेशन आपको अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अभी आपकी ईवीएस की क्लासेस चल रही हैं बराबर। ईवीएस हो जाएगा अभी आपकी 2 से 3 क्लासेस में ईवीएस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा ले लेंगे सब्जेक्ट, या तो हम हिंदी ले लेंगे आपका, ठीक है, या फिर सीडीपी ले लेंगे। इसी तरह से हम आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने से पहले पूरा सिलेबस आपका कवर करा देंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमने इंक्लूड किया है। ओके, विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, ठीक है। विटामिन्स होते हैं जो, और खनिज लवण, इनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा पूरा किया जा सकता है, यानी कि आर्टिफिशियल। इनकी कमी या अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 यहीं पे ऐड हो गया है। मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। चौथा, ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं। बताइए, अभी हमने आपको बताया था पीछे कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, इनकी जो क्या होती है आवश्यकता, मानव शरीर को, मनुष्यों को इसकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, बताया था ना। तो यही वाला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब दिया गया है फ्रेंड्स लुईस ब्रेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कर लेते हैं। आपने लुईस ब्रेल के बारे में सुना होगा। ये क्या थे? ये जो है बचपन में ही अंधे हो गए थे। अपने पिताजी के एक औजार से खेल रहे थे, खेलते खेलते इनकी आँख में वो लग गया तो ये अंधे हो गए थे। इनकी पढ़ने की इच्छा थी लेकिन अंधे होने की वजह से इन्हें दिक्कत आई, तो तब इन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया जो कि अंधे लोगों के लिए पढ़ने लिखने में हेल्प करती है, ठीक है। देख लेते हैं। लुईस ब्रेल का नाम था पूरा। मोटे कागज़ पर नुकीली चीज़ से 6 बिंदुओं को उभारना। एक मोटा कागज़ होता है, उस पर 6 उभरे बिंदु जो है बने होते हैं। उंगलियों से स्पर्श करते हुए पढ़ना। उन बिंदुओं को उंगली से स्पर्श करते हैं और उसकी सहायता से उनको पढ़ते हैं। इस तरह की लिपि बनाई थी इन्होंने जिसको ब्रेल लिपि कहते हैं। देख लेंगे, उस पर क्वेश्चन डिपेंड, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। 2 क्वेश्चन हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, उंगलियों से छू कर, ये छू लिखा है फ्रेंड्स, छू कर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, छू नहीं सकते या फिर देख नहीं सकते। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
कमेंट कीजिए फटाफट, फटाफट कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। अभी बताया था ना आपको कि जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था, जो कि लुईस ब्रेल ने किया था। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 12। दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि को शैक्षिक सम्मान के रूप में प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक सामान, ठीक है, सम्मान नहीं, शैक्षिक सामान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? 4, 6, 8 और 2। अभी तो बताया था आपको 6 बिंदुओं पर आधारित ये लिपि है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी कमेंट में ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 6 बिंदु बताएंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी है, इजीली आप कर लेंगे। बस ध्यान से आपको ये थ्योरी जो हम करा रहे हैं केवल इसी को पढ़ना है, इससे अलग कोई कुछ ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की, क्योंकि ये सारा सारा जो कंटेंट है एनसीईआरटी की बुक से ही लेके बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पक्षियों के पंखों के बारे में कुछ पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, देख लेते हैं क्या है। गर्माहट देते हैं, जो पक्षियों के पंख होते हैं क्या लाभ है उनसे, क्या फ़ायदा मिलता है पक्षियों को? वो पक्षियों को गर्माहट देते हैं, यानी कि सर्दी से बचाते हैं, उन्हें ठंड लगती है तो उससे बचाते हैं। दूसरा क्या है, जल सह होते हैं, यानी कि वाटर प्रूफ। जब बारिश पड़ती है तो उसमें उसको हेल्प मिलती है, वो भीग नहीं पाते हैं, भीग जाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, तो पंख से वो भीग नहीं पाते हैं, वो वाटर प्रूफ होते हैं एक तरह से। तीसरा पॉइंट्स, मुलायम भाग बार्ब, उसके मुलायम भाग को बार्ब कहते हैं। ठीक है, रेचिस पंख का मुख्य ढांचा होता है, जैसे पंख बना होता है, आपको बताए थे ये पंख बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से होता है ना पंख, इस तरह से पंख बना होता है। ठीक है, तो मुलायम भाग जो होता है इसका वो तो कहलाता है बार्ब। रेचिस पंख का मुख्य ढांचा, ये होता है पंख का मुख्य ढांचा। ठीक है, ये वाला इसको बोलते हैं रेचिस। रेचिस क्विल पंख की कलम का सबसे मोटा सख्त हिस्सा होता है। ये जो पंख होता है इसका सबसे मोटा हिस्सा होता है ये वाला, आपने देखा हो ये वाला हिस्सा मोटा होगा और सख्त होगा, इसको बोलते हैं क्विल। ठीक है, सबसे मोटा होगा और सख्त हिस्सा होता है। नीचे देख लेते हैं, कैलेमस, कैलेमस पंख का सबसे निचला सपाट और पारदर्शी हिस्सा होता है। ठीक है, सबसे निचला हिस्सा सपाट और पारदर्शी होगा, उसको क्या बोलते हैं? कैलेमस। बस ध्यान रखेंगे ऐसे ही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्या दिया गया आगे। क्वेश्चन नंबर 13। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा और किस काम आते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन खाने में, पंखों की हेल्प से भोजन खाते हैं क्या पक्षी? नहीं। उन्हें गर्म रखते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है, गर्म रखते हैं। ठीक है, विभिन्न तरीक़ों से चलने में, पंख से चलता है क्या पक्षी? ये भी गलत है। उन्हें जल सह बनाने में, यानी कि वाटर प्रूफ बनाने में, ये ठीक है। ठीक है, आप कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। अभी हमारे अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, बी और डी राइट आंसर आ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। बी और डी कहीं दिया गया है, बी और सी, बी और डी, बी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अब नया टॉपिक आ जाता है एक चांगथांग। चांगथांग क्या है फ्रेंड्स? चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। ठीक है, ऊंचा पठार है, यह 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ है यह? 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है एक पठार, जिसको चांगथांग बोलते हैं। कहाँ पड़ता है? पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में। यह भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। जो लद्दाख है आपका ऊपर, उसके दक्षिण और पूर्व, यानी कि बता देते हैं आपको जिस तरह से मैप बना हुआ है। ठीक है,
ये लद्दाख है ऐसे, तो उसके दक्षिण और पूर्व में, पूर्व तो इसका ये वाला हिस्सा हो जाएगा और दक्षिण कहाँ हो जाएगा, ये वाला, यानी यहाँ फैला हुआ है ये, यहाँ फैला हुआ है ये चांगथांग जो पठार है। ठीक है, यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है, यहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं है। उसके अलावा चांगपा लोग अपने टेंट को रेबो कहते हैं। एक क्लास में हम ये वाला डिस्कस भी कर चुके थे पहले, लेकिन कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रिवीजन फिर से हो जाएगा। चांगपा लोग जो है टेंट लगाते हैं अपने रहने के लिए, उसको रेबो कहते हैं, याद रखेंगे बस। लेखा बकरी और भेड़ों को रखने वाली जगह को कहते हैं। जिस जगह पे ये लोग अपनी भेड़ और बकरी को रखते हैं उस जगह को लेखा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। ठंडी जगह पर चराते हैं उनको और ऊंचाई पर, तो वहाँ उससे क्या रहता है, बकरियों के बाल घने होते हैं, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और मुलायम होते हैं, जो कि जो बाल होते हैं इनके वो किसी ना किसी कपड़ा बनाने के काम आते हैं, कुछ शॉल वगैरह, देख लेंगे आगे इन्होंने दिया होगा, देख लेते हैं क्या दिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है इसमें, चांगपा है, क्या है चांगपा बताइए। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ठंडे रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक जनजाति है, पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति है, पठार क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति है, या फिर नदियों के समीप रहने वाली एक जनजाति है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा। कहाँ रहते हैं चांगपा, ऊंचाई पर रहते हैं ठंडी जगहों में, तो ठंडे रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक जनजाति, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है। एक पश्मीना शॉल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है, कितने, लगभग कितने साधारण स्वेटर के बराबर होती है। ठीक है, तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बनाने हेतु कितने घंटे का समय लगता है। तो ये हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चन हमने इंक्लूड नहीं किया था, क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमने आपको बताया था कि जो एक पश्मीना शॉल होती है वो 6 स्वेटर के बराबर होती है, 6 साधारण स्वेटर के बराबर होती है। तो 6 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 में और 4 में, यानी कि 2 और 3 तो गलत हो जाएंगे ये वाले ऑप्शन तो। ठीक है, 2 गलत हो जाएगा, 3 भी गलत हो जाएगा। दूसरा क्या पूछा गया है, पश्मीना शॉल को बनाने में कितने घंटे लगते हैं। फ्रेंड्स हमने बताया था आपको कि एक पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं। तो अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि 6 स्वेटर के बराबर और 250 घंटे का समय, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4, 6 स्वेटर के बराबर और 250 घंटे का समय इसमें लगता है, ये इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है आपका कुआ या बावड़ी। आपने कुआ तो देखा ही होगा फ्रेंड्स, बावड़ी भी इसी तरह की होती है, कुएं को एक तरह से बावड़ी बोलते हैं। ये अक्सर राजस्थान वगैरह में मिलती है। बावड़ी या सीढ़ीदार कुएं जल स्रोत के रूप में क्या प्रयोग करते हैं इसका, एक तरह का जल स्रोत होता है, ठीक है, जिसमें सीढ़ी बनी होती है नीचे उतरने के लिए। जल भंडारण तथा संरक्षण में उपयोगी। इसमें क्या करते हैं, बरसात के समय का जो जल है या फिर जल की जो और कहीं से जो जल मिलता है उसको स्टोर कर लेते हैं इसके अंदर, भंडार कर लेते हैं और बाद में उसी को यूज़ करते हैं। वर्षा जल संग्रहण में उपयोगी, अभी बताया था ना, जो वर्षा का जल होता है उसका संग्रहण उसमें कर लेते हैं।
बाद में इसको पीते हैं पानी को, ठीक है, या किसी भी चीज़ में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। देख लेते हैं आगे क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है इसके लिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं फ्रेंड्स, बताइए। पहला ऑप्शन दिया गया ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो पारंपरिक व्यवस्था है, हमें चुनना है जो सही नहीं है। बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, फ्रेंड्स ये गलत बात है, उसको पी भी सकते हैं। ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल ठीक बात है। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है, ये भी ठीक है बिल्कुल। तो हमें चाहिए था कि जो सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। हमें गलत चाहिए था ना, तो गलत यही वाला हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बावड़ी का जल होता है पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है, पीते हैं जल को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कुएं के सूखने के प्रमुख कारण क्या रहे हैं। आजकल देखा होगा आपने, आजकल कुएं बहुत कम दिखते हैं, और जो दिखते हैं तो वो सूख गए हैं, उनके अंदर पानी नहीं है। क्या उसका कारण है, क्यों ऐसा हुआ है। तो मोटर का प्रयोग, आजकल देखा होगा आपने हर घर में मोटर समरसीबल ये लगे हुए हैं, उसी से पानी निकालते हैं, और पानी अधिक मात्रा में निकालते हैं लोग। आपको एक बाल्टी पानी की ज़रूरत है, आप 4 बाल्टी पानी गिरा देंगे, ठीक है। कम झील होना, झीलों की संख्या बहुत कम हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से कुओं के वाटर लेवल डाउन हो गए हैं, उनका पानी सूख गया है। मिट्टी को सीमेंट से ढकना, जो मिट्टी होती है उसको उसके ऊपर फर्श कर देते हैं लोग, ठीक है, सीमेंट से ढक देते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो वर्षा का जल, ये कोई भी जल गिरता है मिट्टी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, उससे वाटर लेवल का रिचार्ज नहीं हो पाता। मतलब वाटर मिलेगा तभी तो लेवल बना रहेगा, जब सीमेंटेड कर देंगे उसको तो वाटर ज़मीन के अंदर जाएगा ही नहीं। तो ये भी कारण है कुएँ के सूखने का, ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किया है हमने, थोड़ा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स। हाँ, अभी आपको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब पढ़ लेते हैं क्या दिया गया इसमें। हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे, अब सूख गए हैं। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों पर विचार कीजिए। ए पे दिया गया आपका, कोई भी कुओं का उपयोग नहीं करना चाहता क्योंकि सभी घरों में टोंटियाँ लगी हैं। चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं। लोग विद्युत मोटर द्वारा भूम जल खींचना पसंद करते हैं, ठीक है। पेड़ों, कुओं और आसपास की ज़मीन को सीमेंट कोलतार द्वारा ढककर वातावरण को साफ बना दिया गया है। 4th पे दिया गया है आपका, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है, उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके BC, CD, ACD और BCD। तो बताइए कौन सा आंसर इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगा, बताइए। एक बार फिर से नज़र मार लेते हैं। कोई भी कुओं का उपयोग नहीं करना चाहता क्योंकि सभी घरों में टोंटी लगी हैं। ऐसा तो नहीं है फ्रेंड्स, सभी घरों में टोंटी लगी हैं, लोग विद्युत मोटर द्वारा भूमजल खींचना पसंद करते हैं। हाँ, ये बात सही है, ठीक है। पेड़ों, कुओं और आसपास की ज़मीन को सीमेंट, ये भी बात बिल्कुल सही है, सी भी ठीक है, ठीक है। झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है, उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं, ये भी बात ठीक है। यानी कि B, C और D इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं B, C और D दिया है क्या किसी ऑप्शन में। BCD दिया गया है आपका D ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका D ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। B, C और D ये सही है, जबकि ऐसा नहीं है कि सभी घरों में टोंटी लगी हैं, तो वो वाला ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। पक्षियों की आँखें, पक्षियों की आँखों के बारे में कुछ बताया गया है।
अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, पक्षियाँ एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। मतलब जो उनकी आंखें होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ देख रहे हैं दूसरी तरफ नहीं देख सकते, दोनों तरफ देख सकते हैं एक साथ। आँखों की पुतली प्यूपिल ऑफ द आइज़ घूम नहीं सकती। आँखों की जो पुतली है वो उनकी नहीं घूम सकती। ठीक है, गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं, वो गर्दन को घुमाते हैं तभी देख पाते हैं। आँख की जो पुतली होती है हमारी इस तरह से, वो उनकी नहीं घूमती। तो क्या याद रखना है, दोनों तरफ आँखें होती हैं उनके सिर के और दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। आँखों की पुतली घूमती नहीं है, घूम नहीं सकती, गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। चारों पॉइंट याद रखेंगे। अब इसके लिए हमने क्वेश्चन इंक्लूड किया है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, चिड़ियों की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। कथन 1, सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। ठीक है, चिड़ियाँ दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती। फ्रेंड्स, सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, तो ये वाली बात तो ठीक है। और दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती, जबकि हमने अभी आपको बताया था कि देख सकती हैं एक ही साथ दो भिन्न भिन्न चीज़ों को। तो S1 सही है और S2 गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है ओजोन परत के बारे में। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स ओजोन परत। आपको पता है फ्रेंड्स, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, एवरी ईयर मनाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लिखेंगे, बता देंगे 16 सितंबर को। ठीक है, पढ़ लेते हैं। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में पाई जाती है। हमने पिछली क्लास में परत के बारे में आपको डिस्कस किया था आपसे, कि जो वायुमंडल की सेकंड वाली परत होती है, बी सेकंड नंबर वाली, यानी कि समताप मंडल, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, उसमें ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी के वायुमंडल में आने से रोक लेती हैं, जो कि हम आपको बता चुके हैं अभी। ठीक है, चलिए ओजोन परत संरक्षण दिवस अभी बताया था आपको, एवरी ईयर 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कब हुआ था फ्रेंड्स? 1987 में ओजोन परत के लिए एक सम्मेलन हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं, 1987 में। ओजोन परत को किस लिए हुआ था? नुकसान से बचाने के लिए क्या कदम उठाने हैं, उससे संबंधित ये सम्मेलन था। इसके तहत लगभग 100 मानव निर्मित रसायनों का नियमन किया गया था। ठीक है, बस इतना याद रखना है इसके बारे में। क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने क्वेश्चन लिया है इसके साथ ही, जो आपका सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे लिए हैं इसके साथ, कोई भी अलग से नहीं बनाया गया। जो प्रीवियस ईयर आपके CTET 2023 हो, 22, 21, 20 में जितने भी जब भी CTET हुआ है उनमें पूछे गए हैं क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र यानी कि समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा जाता है। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। क्या हुआ था 1987 में ओजोन परत संरक्षण के लिए? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें लिखा गया है मॉन्ट्रियल संलेख। ठीक है, क्योटो संलेख, पेरिस संधि, दोहा संधि। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? मॉन्ट्रियल संलेख, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 मॉन्ट्रियल संलेख या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करते रहा करो आप भी साथ के साथ, यदि आपको पता रहता है आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। बस थोड़ा सा और बचा है आज का टॉपिक, थोड़ी सी क्लास और बची है। अब आपका टॉपिक आ जाता है पर्वतारोहण, यानी कि माउंटेनियरिंग, जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं पर्वतों पर, उसके बारे में बताया गया है।
चट्टान पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलना। चट्टान पर जब चढ़ते हैं, ठीक है, तो 90 डिग्री का यानी कि 90 डिग्री का एंगल इस तरह से बना होना चाहिए, ठीक है। पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार, जो पर्वतारोहण हम करते हैं, चढ़ाई करते हैं पर्वत पे, तो उसको उसमें काम आने वाले औजार हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। क्या क्या होते हैं वो? ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, ऊंचाई पे जाने पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर साथ रखना चाहिए। कील वाले जूते, ताकि आप इजीली चढ़ सकें, ठीक है, ना फिसलें चढ़ते हुए, तो उसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं ये। तीसरी चीज़ कुल्हाड़ी, ताकि कोई चीज़ आपको काटनी पड़े, रस्सी या कोई भी चीज़ जो आपके मार्ग में बाधा पहुँचाए या किसी भी तरह से, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुल्हाड़ी को। नाइलॉन की मजबूत रस्सी, ठीक है, कहीं आपको बांधनी पड़ सकती है, ठीक है, कहीं आपको रुकने के लिए कुछ बांधना पड़ सकता है, इस तरह से कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम, तो नाइलॉन की रस्सी भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं क्या दिया गया इसके बारे में। ओके, आइस ग्लासेस और हेलमेट। हेलमेट होना चाहिए ताकि आपको सर पे चोट ना लगे किसी भी तरह से, कोई चीज़ ऊपर से पत्थर वगैरह है कोई भी चीज़ ना गिरे। और आइस ग्लासेस, जैसे सर्दी का टाइम यदि होता है तो आपकी आँख के ऊपर सेफ्टी के लिए जो ग्लासेस होते हैं पर्वतारोहण के दौरान, उनको आइस ग्लासेस बोलते हैं, वो भी आपके साथ में होने चाहिए। बर्फ़ तोड़ने के लिए खास प्रकार का हथौड़ा, ये थोड़ा अलग अलग लिखा गया, हथौड़ा होना चाहिए एक, ठीक है। कहीं कहीं पे ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है और आपको दिक्कत होती है चढ़ने में या फिर ठहरने में, तो उस हथौड़े से उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं क्या दिया गया है इसमें। पर्वतारोहण में ग्रुप लीडर की भूमिका। जब माउंटेनियरिंग करते हैं तो उसमें एक ग्रुप लीडर भी होता है जो अपनी पूरी टीम की हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है देख लेते हैं, किस तरह से पॉइंट दिए गए हैं। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, बाकी लोगों का सामान उठाने में वो मदद करता है ग्रुप लीडर। पूरे ग्रुप को आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जब पूरा ग्रुप आगे निकल जाएगा तब वो आगे बढ़ेगा ग्रुप लीडर, सबकी हेल्प करता हुआ, ठीक है। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, कोई किसी को चढ़ने में दिक्कत हो रही है तो उसको अपना हाथ पकड़ के सहारा देना, उसकी हेल्प करना, उसको भी साथ में चढ़ाना। रुकने के लिए जगह ढूंढना, कहीं कहीं बीच में क्या करते हैं, रुकते हैं, स्टॉप लेते हैं, आराम करते हैं, तो उसके लिए एक उत्तम जगह की व्यवस्था करना, ढूंढना और फिर वहाँ पे रुकना। ये सभी किसके काम है? ग्रुप लीडर के, पर्वतारोहण में। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, यदि कोई टीम मेंबर बीमार पड़ गया है साथी, तो उसकी हेल्प करना, उसका ध्यान रखना, ठीक है, दवा वगैरह उसको देना। सबके खाने पीने का इंतजाम करना, सब लोग क्या खाएंगे उसकी व्यवस्था करना भी ग्रुप लीडर का ही काम होता है, ठीक है। याद रखेंगे बस ये पॉइंट्स। चलिए आगे देख लेते हैं, हमने क्वेश्चन इंक्लूड किया है, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। किस काम के लिए? अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए गए हैं। खाना पकाने के लिए, क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम है। ऐसी कहीं बात की गई थी, खाना पकाते हैं क्या सिलेंडर से? तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अपने को गर्म रखने के लिए, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर, ये भी गलत है। उस सिलेंडर से गर्म रखते हैं क्या आप अपने आप को? सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, ठीक है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताया था ना आपको हमने कि ऑक्सीजन की मात्रा ऊंचाई पर जाने पे कम हो जाती है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर को साथ में रखा जाता है, ठीक है। टेंट लगाने के लिए सहारे के रूप में, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, और आपको समझ आ रहा है, आपको क्लास पसंद आ रही है, तो प्लीज़ सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। और सेशन ख़त्म होने के बाद ऑफलाइन में आप एक कमेंट ज़रूर करेंगे हमारे मोटिवेशन के लिए, और सेशन को अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि इसका बेनिफिट उन लोगों को भी मिल सके। और अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे भी दिया है क्या कुछ।
हाँ, आगे हमारा एंड हो गया है, थैंक्स लिखा आ गया है। तो आज की क्लास देखने के लिए थैंक्स, और आई होप कि आप पूरी क्लास देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चंस भी लगाएंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत है कंटेंट में, क्लास में, या कोई इशू है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दी अंकित राठी। आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे। इंस्टाग्राम आईडी दी गई है हमारी अंकित चौधरी, अंकित राठी 888 नाम से आप सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल पर, और इंस्टाग्राम पर हमारा सेम फ़ोटो हमने लगाया हुआ है, ताकि आप लोगों को सर्च करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हमने टेलीग्राम भी बना दिया है आपके लिए। कुछ लोगों की पीडीएफ की डिमांड होती है, तो पीडीएफ आपको दी अंकित राठी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बता देते हैं कि यूट्यूब चैनल पर भी हम डेली ये क्वेश्चंस की कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, उस पर आप उसको लाइक कीजिए, उसको पोल, उसमें भी आप पार्टिसिपेट किया करें, उसका आंसर आप किया करें। इंस्टाग्राम पे भी डेली ये क्वेश्चंस हम लगाते हैं क्विज़ के रूप में, उस पर भी आप रेस्पॉन्स किया करें, उसका आंसर आप क्लिक किया करें। ठीक है, आपका सही होगा, गलत होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, और उसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको कुछ ही घंटों के बाद, हम 24 घंटे से पहले ही आपको रेस्पॉन्स उसका मिल जाता है, हम आपको मैसेज कर देते हैं कि ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल संबंधित कोई भी इशू है, कोई भी बात है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में कल। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।